50 आपके एमसीक्यूज हैं, 50 जो बचे हुए हैं उसके अंदर आपके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, आपके नेम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, सबका कंप्लीट पैकेज है ये। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, जल्दी बताओ जल्दी। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट कर जाता है आयंस में? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है, जल्दी बताओ जल्दी, डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल जो है डिसोसिएट कंप्लीटली आयंस में करना है उसे, कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग जो होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो करेगा। स्ट्रॉन्ग इनमें से कौन सा है? कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है, सुक्रोज नहीं करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट इज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बताना है, पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं, इन चारों में कौन सा होगा? मैग्नीशियम आपके लेफ्ट तरफ है, एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ है, एस ब्लॉक में आता है। क्लोरीन आपका राइट हैंड साइड में है। एल्यूमिनियम आपका जो बीच में आता है। और सल्फर कहाँ आता है? ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आता है। तो हमें पता है कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? क्लोरीन हो जाएगा। पूरे पीरियड में पूछते तो फ्लोरीन होता, तो इसमें कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम इन अलॉय ड्यूरेलुमिन इज, एल्यूमिनियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम इसे ड्यूरेलुमिन में यूज करते हैं? इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरेलुमिन में, इससे हमारे को क्या पता चला कि जो है ड्यूरेलुमिन में एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का अलॉय है ड्यूरेलुमिन, ये पता चला। सेकंड, ड्यूरेलुमिन का यूज क्या होता है? एयरक्राफ्ट की बॉडीज वगैरह बनाने में। एयरक्राफ्ट की बॉडी वगैरह बनाने में, अगर मैं एयरक्राफ्ट की बॉडी बना रहा हूँ तो एयरक्राफ्ट हल्का होगा तभी उड़ेगा ना। तो क्या करता है ये एल्यूमिनियम, वहां पर हल्का बन देता है उसे, ताकि एयरक्राफ्ट की बॉडी को एक पुश मिल सके हवा में उड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। ड्राइंग एजेंट यूज टू ड्राई ड्राई एचसीएल इज, एचसीएल को ड्राई करने के लिए क्या यूज होते हैं? कौन गैसियस यूज करते हैं, जेडन यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, या एल्यूमिना यूज करते हैं? जल्दी बताओ क्या यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज, कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारा ग्रीन हाउस गैस की तरह यूज होता है? एसिटिलीन है, इथाइलिन है, ईथेन है, या मीथेन है? ऑब्वियसली ये मीथेन है। जैसे हम मार्श गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मार्श गैस? क्योंकि ये मार्शी एरियाज में मिलती है, जो कि स्वाम्पी, जो कि डैम्प एरियाज होते हैं, वहां पर मीथेन हमारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ो। सॉल्ट सोल्यूशन दैट डज नॉट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज, कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन ऐसा है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करता? तो कैल्शियम नाइट्रेट की रिएक्शन सुनी है आपने? जिंक नाइट्रेट की सुनी है? मैंने तो सुनी है। लेड नाइट्रेट की सुनी, कॉपर नाइट्रेट की सुनी, कैल्शियम नाइट्रेट की नहीं सुनी। ये होगा आंसर। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन कौन देता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन है हमारे? एल्केन सैचुरेटेड होते हैं। एल्कीन्स क्या होते हैं हमारे? एल्कीन्स होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। अल्काइंस कैसे होते हैं? वो भी अनसैचुरेटेड होते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब उसने क्या दे दिया? अब उसने फॉर्मूला दे दिया, उसने एल्किन एल्किन एल्काइन नहीं लिखा, उसने फॉर्मूला लिख दिया। एल्किन का क्या होता है? ये होता है। एल्किन का क्या होता है? ये होता है। एल्काइन का क्या होता है? ये होता है। ठीक है, मैच करके देख लो। एल्केन का क्या होगा? 2H2, ये क्या है? ये एल्काइन है, ये नहीं होगा आंसर। C2H4 एल्कीन है, नहीं होगा आंसर। C10H18 हाँ कहते हैं 2n-2 है, नहीं होगा, एल्काइन है ये भी। C2H6 हाँ ये होगा आंसर। क्यों होगा आंसर? क्योंकि ये जो है वो एल्केन है, बाकी जो है एल्कीन और एल्काइन के एग्जाम्पल्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस किसका एग्जांपल है? बताओ। ये एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। दोनों पर अपनी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, 2:1 के रेशियो में होती हैं। और आपको ये रिएक्शंस याद करनी है कि एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ करते। आईपीसी नेम ऑफ डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये होता है डाईमिथाइल ईथर। इसे कहते हैं डाईमिथाइल ईथर। क्या होता है ये? देखो यहाँ पर मीथेन ग्रुप है, यहाँ पर भी मीथेन ग्रुप है,
तो इसका नाम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं एल्कोक्सी एल्केन से। क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। तो इसके अंदर जो है वो एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मेथ ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कौन सा होता है, सबसे पहली बात तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के लिए यूज होता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है आपका, यूज होता है कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। ओलियम बनता है, फिर जो है डिप करके ओलियम बनता है, फिर ओलियम में जो है आगे रिएक्शन करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है ना। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। आगे मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोराइड which forms precipitate that is soluble in excess of ammonium hydroxide, कौन सा ऐसा क्लोराइड है जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि सॉल्युबल है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जल्दी बताओ। फेरस होगा, फेरिक होगा, कॉपर होगा, या कैल्शियम होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। फेरस होगा नहीं, क्योंकि फेरस का क्या देगा आपका, फेरस हाइड्रोक्साइड देगा, FeOH होल ट्वाइस। ये कैसा होता है, डर्टी ग्रीन कलर का होता है, ये नहीं होता। फेरिक कलर ये क्या देगा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड देगा, FeOH होल थ्राइस, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ये भी नहीं होता। कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा वो जो कि सॉल्युबल नहीं होता एक्सेस में। कॉपर क्लोराइड जो होगा ये देगा, ठीक है, ये होगा आपका सॉल्युबल। टेट्रामीन कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वही है ये। नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं। If a molecular formula of the organic compound is C10H18, it is an, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि molecular formula क्या होते हैं, 10 और ये 18 है, 10 इंटू टू माइनस टू हो रहा है, तो इंटू टू माइनस टू किस में होता है, एल्काइन में होता है। एल्केन में क्या होता है, इंटू टू प्लस टू। एल्कीन में क्या होता है, इंटू टू। एल्काइन में क्या होता है, इंटू टू माइनस टू। ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये क्या होता है, एल्काइन होती है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता, आयनिक कंपाउंड का होता है। ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है और क्लोरीन एक कोवेलेंट कंपाउंड है। सॉल्युबल इन वाटर, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्युबल हो वाटर में ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन मोल्टन स्टेट, नहीं, ये तो आयनिक कंपाउंड की क्वालिटी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके वाटर के साथ, पर ये नहीं करता, जरूरी नहीं है कि सॉल्युबल हो, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, टू इंक्रीज द pH ऑफ वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन वी शुड ऐड, अगर मुझे किसी सोल्यूशन की, सपोज करो मेरे पास किसी चीज का भी सोल्यूशन है, एक्स चीज का सोल्यूशन है, मेरे को पता है पीएच स्केल क्या होता है, मेरा पीएच स्केल सॉरेंसन ने डेवलप किया था, 0 से 14 तक होता है। पीएच जो होते हैं वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेशन में अगर वो बोल रहा है कि पीएच जो है मेरे को इंक्रीज करनी है, साथ होती है न्यूट्रल, ये है मेरी न्यूट्रल। अगर मेरे को पीएच इंक्रीज करनी है यानी मुझे इस तरफ जाना है, यानी मुझे बेसिक साइड जाना है। अगर मुझे बेसिक साइड जाना है तो मैं क्या चीज़ इसे डालूं जिससे वो सोल्यूशन बेसिक बन जाए, तो मैं एक एल्कली डालूंगा। समझ में आ रही है, क्या डालूंगा, एल्कली डालूंगा, एसिड डालूंगा तो पीएच लोअर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एसिड सॉल्ट डालूंगा, उससे भी पीएच लोअर हो जाएगी। सॉल्ट डालूंगा, सॉल्ट से ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पीएच के ऊपर। सॉल्ट कैसा सॉल्ट, ऐसे जैसे बेसिक है, न्यूट्रल सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट, तो हम डालेंगे एल्कली। और एल्कली क्या होता है, एल्कली एक स्पेशल केस होता है बेस का, जो एल्कली क्या चीज होती है, एल्कली इज एन बेस soluble in water, बेस soluble in water। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, हर एल्कली बेस होता है पर हर बेस एल्कली हो ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं। एन एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर 19 विल मोस्ट लाइकली कंबाइन केमिकली विद द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज, अच्छा एक बात याद रखना,
अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके एंड पे दिक्कत है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके एंड पर दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर में आए हुए और मतलब क्या कहते हैं जो मैंने अपनी तरफ से देखे हैं उस हिसाब से मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ भी करा दिए, ठीक है, समझ में आई। हाँ, an element with the atomic number 19 will most likely combine chemically with the element whose atomic number is 19। क्या होता है, क्या होता है, अगर मेरे को पता हो तो मुझे ये पता है कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। अगर मैं समझदार हूँ तो मुझे पता है कि ये आर्गन के लिए होती है, और आर्गन के बाद 19 होता है पोटेशियम, ये होता है, ठीक है। और ये जो होगी कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 2881, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस शेल में, एक वैलेंसी है इसकी +1 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका एक, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज केटायन बनाएगा, ये मतलब ये क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड बनाएगा, मतलब ये अगर लूज करेगा तो के पॉजिटिव बनाएगा। और अगर ये भी नहीं पता हो ये पोटेशियम है तो हमें उससे कुछ करना भी नहीं है, वो बोल रहा है कि किस के संग कंबाइन करेगा, तो ये उसी के संग कंबाइन करेगा जिसकी वैलेंसी एनायनिक हो। अब के प्लस है तो के प्लस जो है वो Na प्लस के साथ तो बना नहीं लेगा, वो ये अगर केटाइन देता है तो ये किसी एनायनिक पार्ट के संग बनाएगा। 18 क्या है, नोबल गैस है, नोबल गैस तो कंबाइन करना ही नहीं चाहेगी, वो उसके खुद ही ऑक्टेट फुलफिल है, वो उसे मतलब ही नहीं है किसी से। 20 क्या होगा, कैल्शियम होगा, +2 होगा इसका, तो एक +1 है +2 है, केटाइन केटाइन तो कंबाइन करेंगे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 11 क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम करेगा नहीं, +1 है। ये बचा क्या, 17 वाला, आंसर क्या होगा, 17 वाला आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी होगी -1, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक, दोनों में एक एक, हालांकि उससे तो कोई मतलब नहीं है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो है अगर वैलेंसी अगर -2 होती तो भी कट जाता है ना कंबाइन, ऐसा थोड़ी है कि ऑक्साइड के संग कंबाइन, ऑक्सीजन की 2 होती है तो ऑक्सीजन के संग पोटेशियम कंबाइन नहीं करेगा, उससे मतलब नहीं है, मतलब है एनायनिक पार्ट होना चाहिए ना। तो ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा आंसर, आंसर क्या होगा 17 वाला। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन the number of molecules in 2 gram of hydrogen and 32 gram of oxygen is, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो मॉलिक्यूल्स हैं तो H2 होगी, ऑक्सीजन में O2 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, पहले वाले एवोगाड्रोस नंबर तो सेम ही है तो रेशियो में एवोगाड्रोस नंबर तो कट ही जाएगा, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 2 अपॉन हाइड्रोजन का कितना होगा 2 मोलेकुलर वेट, ठीक है, इनटू एवोगाड्रोस नंबर, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा 32 अपॉन अवोगाड्रोस वेट, सॉरी अपॉन मोलिकुलर वेट 32 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर 1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1/1, दैट इज 1:1, क्या आ जाएगा आंसर 1:1 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आई। आगे मूव कर लेते हैं। द टू मेन मेटल्स इन ब्रॉन्ज आर, दो मेन मेटल्स कौन से होते हैं, दो मुख्य मेटल्स कौन से हैं हमारे ब्रॉन्ज में, देखो एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का काम क्या है, मूर्तियां बनाने में काम आता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो ब्रास होता है उसमें होता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज में क्या होता है कॉपर प्लस टिन, ठीक है, ब्रास में क्या होता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज में क्या होता है कॉपर प्लस टिन, आंसर क्या आ जाएगा ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन, ठीक है। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट कर जाता है कंप्लीटली इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, तो इसमें क्या होते हैं मेनली आयंस होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इसमें क्या होते हैं मेनली आयंस होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द एम ऑफ द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हमारे दो होते हैं, एक होता है अमोनिया के लिए और एक होता है HCl के लिए। दोनों ही क्या प्रूव करते हैं, दोनों ही प्रूव करने के लिए होते हैं जो है सॉलिबिलिटी जो है वाटर के अंदर। हमें पता है कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, इस तरह से इन्वर्टेड फ्लास्क होता है और क्या करते हैं, नीचे जो होता है हमारा सोल्यूशन भरा हुआ होता है लिटमस का। क्या होता है, अगर हमारा, या फिर मैं कह लूँ कि सिंपल सोल्यूशन भरा हुआ होता है, अगर हमारा ये सोल्यूशन एंटर करता है तो हमारा एक तरफ का एक में भरा होता है ब्लू और एक एक्सपेरिमेंट भरा होता है रेड सोल्यूशन। दोनों के हमारे को ऑपोजिट कलर दिख जाते हैं। क्या क्या, क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर जो इसका सक्शन नोजल है वो प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये जो लिक्विड है वो अगेंस्ट द कैपिलरी राइज हो जाता है और यहाँ पर जो जितनी भी गैस प्रेजेंट है, जैसे HCl है तो HCl प्रेजेंट है, HCl हाईली सॉल्युबल होती है, इस वजह से HCl पूरी डिजोल्व हो जाती है इसके अंदर, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, लिक्विड राइज हुआ और जो इसके अंदर जो कलर होता है उसके ऑपोजिट यहाँ पर हमारे को लिक्विड देखने को मिल जाता है। HCl जो होती है हमारी एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगी और हमारी अमोनिया बेसिक होती है तो रेड को ब्लू कर देती है। यही हमारे को प्रूव हो जाता है, तो HCl की सॉल्युबिलिटी के लिए एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग द एलिमेंट्स, द एलिमेंट विद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, अगर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहे हैं, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पहले ही कैंसिल हो गया। बोरॉन जो होता है राइट तरफ है, कार्बन भी राइट तरफ होता है, हमें पता है कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। इसमें सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की होगी। समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गई हो तो। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स व्हिच डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में डिस्कस करूं तो एल्कीन्स की प्रॉपर्टी होती है, पहले तो ये CnH2n का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये अनसैचुरेटेड होती है, ये जो होती है इन्हें ऑयली फिन्स कहते हैं, ये जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शंस अंडरगो करती हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है एल्कीन्स के बारे में। अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल सही बात है, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, दे डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब ये वाली बात याद रख लो कि डीकलराइज करने ना ब्रोमीन वाटर की प्रॉपर्टी होती है अनसैचुरेशन की, ये बात को याद कर लो। ठीक है, होती है ये प्रॉपर्टी। उसके बाद दे कैन अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात गलत है। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन अंडरगो करती हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करती हैं। दे अंडरगो कंबशन विद ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ, हर हाइड्रोकार्बन जो होता है वो अंडरगो करता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है, बर्निंग। ठीक है, बर्निंग और ब्रेकडाउन। पायरो क्या होता है, फायर, ये वाला वर्ड कहाँ से आता है, हीट। और लिसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, रिएक्शन है कंबशन की रिएक्शन। अब कंबशन में भी दो टाइप होते हैं, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब इन द प्रेजेंस, इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर एंड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो वो वाली बात अलग है। ठीक है, पर ये वाली बात याद रखना कि बात कौन सी, ये अंडरगो करते हैं, हाँ करते हैं, तो बात कौन सी गलत हुई, थर्ड वाली बात गलत हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट, अलॉय ऑफ कॉपर कौन सा नहीं है, ब्रास। भैया ब्रास अभी तो बताया था हमारे को, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, तो ये क्या कहते हैं, ये भी अलॉय है, ये भी अलॉय है, कौन सा अलॉय नहीं है, सोल्डर अलॉय नहीं है, ड्यूरेलुमन ये भी अलॉय है, तो कौन सा अलॉय नहीं है, सोल्डर। आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ड्यूरेलुमन जो मेन अलॉय है, ड्यूरेलुमन में मेन होता है एल्यूमिनियम, ब्रास और ब्रॉन्ज में मेन क्या होते हैं, कॉपर जिंक, कॉपर टिन। ठीक है, बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड टू इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। किसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, और वो भी कौन सी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है दोनों के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर क्या होता है, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अमोनियम क्लोराइड, हाँ इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, अमोनियम जो होता है कोवेलेंट दिखाता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दिखाता है, साथ ये जो होता है आयनिक बॉन्डिंग भी दिखाता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें आयनिक बॉन्ड है। पहली बात तो ये, और सेकंड चीज कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी दिखाता है, क्योंकि अमोनियम के अंदर NH4 पॉजिटिव, इसके अंदर जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग वुड वे द लीस्ट। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, वो पूछ रहा है इनमें से सबसे कम वजन किसका होगा। 2 ग्राम एटम और नाइट्रोजन के 1 मोल सिल्वर का 22 पॉइंट, अच्छा सिल्वर का या देख लेना, सिल्वर का 108 होता है, मेरे हिसाब से 108 होता है सिल्वर, कैलकुलेट करने के लिए 108।
जो है याद रखना, सिल्वर का 108 होता है, सिल्वर का 108 लेके चल लो, ठीक है। नाइट्रोजन का 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ सिल्वर, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एटीपी एंड एट 1 एटीपी एंड 273 केल्विन और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सबका वजन निकालना है। वजन जैसे निकाल लोगे, 2-3 फॉर्मूले बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, ठीक है, जो कि एसटीपी पर होती है। एक मिनट रुकना, फोन को साइलेंट मोड पे लगा दो, मुझसे नोटिफिकेशन आ गए थे। तो हाँ, तो मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर होती है एसटीपी पे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। और मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब उसमें हमें सबका वेट निकालना है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हर एक के मोल्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, हर एक कम उसके, ठीक है। सबसे, और मोल्स निकालने के लिए 2 ग्राम एटम्स हैं नाइट्रोजन के, 2 ग्राम एटम्स हैं, ठीक है, 2 ग्राम एटम्स हैं नाइट्रोजन के। इसके वेट कैसे निकाल सकते हो, इसके मोल्स निकालो और मल्टीप्लाई पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल सिल्वर का है तो सिल्वर एक ही मोल दे रखा है, तो वेट कितना हो जाएगा 1 इंटू सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट यानी 108, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 22.4 लीटर दे रखी है, यानी हमारे को वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ये वाली, ठीक है, इनटू मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये और ये सेम है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो इसमें भी मोल 1 हो जाएगा। 1 इंटू आपकी किसका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या पूछा है, वन मोल ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन यानी O2, तो यानी 32 से कर दोगे, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन है एवोगाड्रो नंबर, यानी ये दे रखा है आपको, ये पोर्शन दे रखा है आपको, एटम्स दे रखे हैं, कितने एटम्स दे रखे हैं आपको, एवोगाड्रो नंबर, यानी Na इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें भी 1 मोल हो जाएगा, तो इसका भी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कार्बन के एटम दे रखा है, कार्बन का कितना होता है 12, तो इसमें हो गया आपका 12, इसमें हो गया आपका 32, इसमें हो गया आपका 108, और इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 ग्राम एटम्स हैं, तो 2 ग्राम एटम्स का कर सकते हो, ठीक है ना, 2 ग्राम एटम्स हैं, इसका आप निकाल सकते हो, है ना। तो इससे आपका सबसे लीस्ट कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया ना 12, ये हो गया सबसे लीस्ट। ये जो है कैलकुलेट करने में देख लेना कितना आ रहा है, जो है ना। नाइट्रोजन का कितना ले लोगे, 2 ग्राम एटम दे रहे हैं नाइट्रोजन का, आप 14 ले लेना ना, और आप अपने क्या कहते हैं ग्राम एटम्स का इस तरह से निकाल सकते हैं, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर करके, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, क्यों आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, डी आंसर हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है ना, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड एक्स में सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगा, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड में तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स रहते नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड रहता तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा उस कंपाउंड का, उसमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, आयनिक बॉन्ड है नहीं, क्रिस्टलाइन हार्ड स्ट्रक्चर है नहीं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ ये होगा आंसर, ठीक है। फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, अगर हम फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड है हमारे पास, लेड ब्रोमाइड की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं PbBr2 की, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होगा रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन का मतलब क्या है, जो आपकी लेड है वो डिपॉजिट होती जाएगी वहां पर, ठीक है। तो सिल्वर ग्रेड डिपॉजिट एट कैथोड, तो ये वाला कट और ये वाला कट, कैथोड पर लेड डिपॉजिट होगी, एनोड पर क्या होगा,
एनोड पर जो वेपर्स हैं ब्रोमीन की वो आ जाएंगी। इस पर क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज आ जाएगा। क्या होगा इस पर, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का सिस्टम है यहाँ पर, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। यहाँ पर क्या आएंगी, ब्रोमीन की वेपर्स आएंगी, तो वो ब्रोमीन की वेपर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर तुम ऐसे कर लो 2Br, 2 इलेक्ट्रॉन में से ब्रोमीन वेपर्स जो होती हैं वो यहाँ आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सिल्वर डिपॉजिट है कैथोड, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट एनोड। ठीक है, नेक्स्ट, मेन और यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज, आयरन के एक्सट्रैक्शन में मेन और कौन सा यूज होता है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है आपका, Na3Al F6। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने तुम्हारे को कल वाले सेशन में ना एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई थी, उस समय मैंने तुम्हारे को यहाँ बता दिया था, मैं यहीं लिख देता हूँ। जो कल फ्लोरस्पार वाला क्वेश्चन था, फ्लोरस्पार वाला क्वेश्चन ना मैंने तुम्हारे को क्रायोलाइट की जगह फ्लोरस्पार करा दिया था, Na3Al F6, दिस इज क्रायोलाइट। ठीक है, दिस इज क्रायोलाइट, दिस इज नॉट फ्लोरस्पार, दिस इज क्रायोलाइट। कल मैंने बाय मिस्टेक इसे फ्लोरस्पार बोल दिया था, दिस इज क्रायोलाइट, याद रखना ये वाली बात। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मेन और क्या यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, तो ये तो आयरन का और ही नहीं है क्रायोलाइट। बॉक्साइट जो होती है ये एल्यूमिनियम का और होती है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्या होता है, हेमेटाइट होता है मेन। क्या कैलामाइन किसका और होता है, ये तुम्हें बताना है मेरे को। ठीक है, heating an ore in a limited supply of air in the absence or in the absence of air, the temperature just below its melting point is known as, या तो वो बेस्मराइजेशन तो होता नहीं है, और ड्रेसिंग में नहीं होता, स्मेल्टिंग में नहीं होता, बचा क्या, कैल्सिनेशन बचा। अगर यहाँ पर रोस्टिंग का ऑप्शन होता तो थोड़ा मजा आता है ना। एब्सेंस ऑफ एयर को कहते हैं कैल्सिनेशन, और इनसफिशिएंट सप्लाई और एयर को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, if an element A belongs to period 3 or group 2 it will have, अगर मैं हम ऐसे चलें पीरियड्स में, ये ऐसे ऐसे चले अगर हम, तो यहाँ क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, यहाँ क्या होता है, हीलियम। यहाँ कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ से होता है। तो अब वो बोल रहा है कि पीरियड 3 हो, तो एक फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, और ग्रुप 2 हो तो ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई यार, बेरिलियम, मैंगनीज। हाँ, पीरियड 3 और ग्रुप 2, पीरियड 3 ग्रुप 2 कौन सा है, मैग्नीशियम में। अगर ये ना भी होता, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी थी, उसने कहा कि पीरियड 3 और ग्रुप 2 है, तो वैसे अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 282। ठीक है, इससे मुझे पता क्या चलता है कि जो आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसका ग्रुप नंबर होता है, और जितनी जो है ये शेल्स हैं वो उसका पीरियड नंबर होता है। ठीक है कि नहीं, तो इसके अंदर कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने पीरियड है इसका, कितने सॉरी कितने शेल्स हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी और में ट्राई करना है, किसी और में कर लो। बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 2,2 होता है। बेरिलियम में मैंने क्या बोला, उसके अंदर पीरियड से क्या पता चलता है, पीरियड से पता चलता है उसके अंदर के शेल्स कितने हैं। पीरियड नंबर क्या है इसका, सेकंड पीरियड है, तो शेल्स कितने हो गए, 2 शेल्स हो गए। तो क्या पता चला इससे कि शेल्स का मतलब होता है पीरियड। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या पता चला, ग्रुप, तो ग्रुप क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ग्रुप किससे पता चलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये बात
याद रहनी चाहिए इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अमोनिया के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। अमोनिया जो होता है के अंदर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, ये बात याद रखने की है। मीथेन के अंदर लोन पेयर भी नहीं होता है और सारे 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। वाटर के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं जो कि दोनों ऑक्सीजन पे होते हैं। वाटर की जो शेप होती है वो वी शेप होती है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना है अपने नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये हमारा N2 बनाता है जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे के पॉइंट पे बढ़ जाते हैं बालकों बालिकाओं। आगे क्या करना है हमारे को, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद सिल्वर इज, सिल्वर के लिए हम क्या यूज करते हैं जल्दी बताओ। सिल्वर के लिए क्या यूज करते हैं हम, क्या वो सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड है, यस वो सिल्वर साइनाइड है, क्या है जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ यार, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, क्या यूज करते हैं हम, सिल्वर सोडियम अर्जेंटो साइनाइड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिल्वर। क्वेश्चन आता है चम्मच पे कि चम्मच को इलेक्ट्रोप्लेट करना है सिल्वर से, बताओ एनोड क्या होगा कैथोड क्या होगा। तो ये याद रखना, जिस आर्टिकल को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसे हम कैथोड पे रखते हैं, और जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसे हम एनोड पर रखते हैं। ताकि जिस जैसे चांदी के ऊपर चांदी के इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो जैसे मेरे पास चम्मच है किसी भी चीज़ की चम्मच है, उसमें मेरे को चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एनोड पर जो है वो चांदी रखूंगा ताकि वो चांदी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और जो होता है ये सोल्यूशन में चली जाए। ठीक है, सोल्यूशन में चली जाए और सोल्यूशन से जो होता है सिल्वर सोडियम अर्जेंट साइनाइड है, ये क्या होगा, तो कमी पूरी है वो करता रहेगा पूरी कमी को, और ये यहाँ से भेजता रहेगा कैथोड पे। तो कैथोड पे चांदी की परत चढ़ती रहेगी, जो भी चीज होगी आपका आर्टिकल होगा उसके ऊपर। ऐसे क्वेश्चन आता है, मिस्टर श्याम है, उन्हें अपनी गाड़ी की चाबी को इलेक्ट्रोप्लेट करना है निकल से, और क्या कहते हैं उन्हें एक्स वाई जेड ये सब कुछ है उनके पास, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर की जो थर्माइट वेल्डिंग में क्यों यूज होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड कंडक्टर है या कोरोजन रेजिस्टेंट है। एल्यूमिनियम पाउडर क्या करेगा, एल्यूमिनियम पाउडर वैसे सिलेबस में नहीं है ये क्वेश्चन, पहले था ये। एल्यूमिनियम पाउडर इसलिए यूज होता है क्योंकि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन अंडरगो कर जाता है। ठीक है, एलुमिना बन जाता है, एलुमिना होता है। तो ये क्या होता है, वो जहाँ जब वेल्डिंग में जहाँ गैप होता है वहाँ ये टपक जाता है और इस तरह से उन जो गैप्स हैं उन्हें भर दिया जाता है इससे। ठीक है, ठीक है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होती है, एसिटाइलिन एक कॉमन नेम दे रखा है, इससे हमको क्या पता चलता है कि बोर्ड जो है हमसे कॉमन नेम्स पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इथाइलिन, एसिटाइलिन और उसके बाद आपको फॉर्मिक एसिड, ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद इथेनॉल। ठीक है, ये सब आपको नेम्स पता होने चाहिए। आईपीसी में एसिटिलीन का क्या होता है, एसिटिलीन होती है हमारी इथाइन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे।
among the period two elements, the element with the highest electron affinity is, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना क्लोरीन की होती है, याद दे एक बार ध्यान से सुनना, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, पर फ्लोरीन की नहीं होती है, ये होती है क्लोरीन की। ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। कब तक? 10वीं क्लास तक। 11वीं क्लास में इसका रीजन मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, आपको इसका अपवाद का रीजन पता चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा होती है, पर उसने कैसे पूछा है? सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में क्या आता है आपका? फ्लोरीन आता है सेकंड पीरियड में, ठीक है। सेकंड पीरियड में क्या आता है? फ्लोरीन आता है सेकंड पीरियड में। तो किसकी होनी चाहिए इसमें? सेकंड पीरियड के हिसाब से किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की होनी चाहिए। अगर पूरे पीरियोडिक, अगर ये पीरियड 2 नहीं दे रहा होता तो आंसर क्या होता? क्लोरीन होता। पर क्योंकि उसने पीरियड 2 दे दी, तो पीरियड 2 में किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तब हम क्लोरीन को मार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो पीरियड 3 का है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना। अब इसका आंसर किस पर लाई करता है? वो इस पर लाई करता है कि कुछ कुछ सुन लो, कि क्लोरीन का जो है ना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर जाता है। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत छोटा है, साइज छोटा है, तो अगर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो है ना उसे अनस्टेबिलिटी महसूस होगी छोटे में अकोमोडेट करने में। पर ये बड़ा है क्लोरीन का, तो क्लोरीन के अंदर उसे क्या हो जाएगा? आसानी से अकोमोडेट हो सकता है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, वो होती है। नेक्स्ट, among the following compounds identify the compound that has all three bonds, ionic, covalent and coordinate bond। अभी अभी क्वेश्चन आया है ये वाला, बताया था तो मेरे को। अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक बॉन्डिंग होती है, कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्डिंग होती है, अमोनियम क्लोराइड में तीनों होते हैं, ठीक है। ये वाली याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनियम में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मिलेगी, अमोनियम क्लोराइड में आपको जो है वो मिलेगी आयनिक बॉन्डिंग, और अमोनिया में आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेगी, क्योंकि अमोनिया ही तो लेगा H को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो अमोनिया के अंदर खुद तो कोवेलेंट है, लेने के लिए कोऑर्डिनेट है, और क्लोराइड के साथ जोड़ने के लिए आयनिक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, याद रखना है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में क्या बात गलत है? मैं पहले से एल्केन्स के बारे में बता देता हूँ। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स हमारे पैराफिन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स हमारे अंडरगो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स क्या करते हैं और एल्केन्स क्या करते हैं, ऐसा बताओ एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स का जो पहला मेंबर होता है वो मीथेन होता है, जबकि एल्कीन्स और एल्काइन का पहला मेंबर इथीन और इथाइन होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, बिल्कुल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अंडरगो करता है सब्स्टिट्यूशन एज वेल एडिशन, ये बात गलत है। जो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करते हैं, तो क्या बात गलत है? तो ये वाली बात गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड तो टूटता है अपने आयंस में, ये नेगेटिव और क्या कहते हैं H पॉजिटिव देता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, पोटेशियम क्लोराइड K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कार्बन टेट्राक्लोराइड में से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे मूव कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस एन एसिड व्हेन मेड टू रिएक्ट विद वाटर? जल्दी बताओ जल्दी। जब वाटर से रिएक्ट करने पर एसिड कौन नहीं देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO3 है, अगर ये वाटर के संग रिएक्शन करेगी तो क्या देगा? सल्फ्यूरिक एसिड देगा। तो वो बोले कि कौन नहीं देगा, तो ये आंसर नहीं है। ये HNO3 देगा, ये कार्बनिक एसिड देगा। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक नेचर में कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में, नॉन मेटल की जो होती हैं वो आपकी एसिडिक होती हैं, और जो आपकी मेटलॉइड्स की होती हैं वो आपकी एम्फोटेरिक होती है। ये वाली बात याद रखना। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, एल्यूमिनियम की हमारी एम्फोटेरिक होती है, ओके। तो इसके अंदर क्या है? जिंक, जिंक की कैसी होगी? एम्फोटेरिक होगी, ओके। नेक्स्ट,
इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल पूछा है, रिमेंबर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, ठीक है। देखो सल्फर है, SO2 दे रहा है, क्या हो रहा है इसमें, कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गई। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, अच्छा सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड का रोल पूछ रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सल्फर का नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का पूछ रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में देखो SO4 था। अब तुम छोटे हो, अगर मैं तुम्हारे को ऑक्सीडेशन स्टेट से बताऊं तो तुम समझोगे नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, H2SO4 था और यहाँ पर क्या हो गया, SO2 बन गया। ये क्या रोल प्ले करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, यानी ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन करने का मतलब क्या है, रिडक्शन करने का मतलब क्या होता है, सल्फर के साथ क्या किया इसने, सल्फर का ऑक्सीडेशन कर दिया। सल्फर अकेला था, सल्फर के को SO2 दे दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया सल्फर के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, या रिडक्शन कर रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। क्यों, क्योंकि खुद जो है ये H2SO4 से क्या बन गया, H2O बन गया और SO2 बन गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है। उसने कहा कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या रोल कर रहा है। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या कर रहा है इसके अंदर, सल्फर ऑक्सीडेशन कर रहा है इसके अंदर, S से SO2 बनना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। और जो रिडक्शन करे वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमारे को पूछा होता सल्फर के बारे में तो सल्फर के लिए आंसर होता एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, पर यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये खुद को जो है रिड्यूस कर रहा है, पर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर से सल्फ्यूरिक एस से SO2 दे रहा है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर, और अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ओके। नाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, नाइट्रोजन गैस किससे मिलती है, अमोनिया वाले चैप्टर है यार। नाइट्रोजन गैस किससे मिलती है, अमोनियम नाइट्रेट से मिलती है ना। आयनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, हाई मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। आयनिक ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है। एग्जैक्टली अपोजिट आयंस होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी नहीं होती, इनसॉल्युबल होते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं होती, सॉल्युबल होते हैं बिल्कुल आयनिक कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो पानी के अंदर, ठीक है। जिंक और टिन किस में प्रेजेंट होते हैं, ये पूछा गया है। जिंक और टिन किस में प्रेजेंट होते हैं, यह पता है, यार क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, क्योंकि इसने जिंक और टिन दोनों पूछ लिया, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कॉपर प्लस जो है जिंक, ये जो मेन होते हैं, ये होता है ब्रास में। और कॉपर प्लस टिन ये मेन होते हैं ब्रॉन्ज में। तो यहाँ पर जो है ना, जिंक हटा दो, यहाँ कॉपर कर लो। कॉपर प्लस टिन किस में होते हैं, ब्रॉन्ज में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। एलिमेंट इन पीरियड 3 उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, किसकी 0 होती है, नोबल गैस की होती है। पीरियड 3 में नोबल गैस कौन सी बताओ, सल्फर और सोडियम की तो नोबल गैस ही नहीं है। नियॉन होती है पीरियड 3 में, आर्गन होती है पीरियड 3 में, जल्दी बताओ। नियॉन होती है पीरियड 3 में, क्या आर्गन होती है, देखो लिखता हूँ मैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, इस तरह से होती हैं। पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पीरियड में कौन सी है, आर्गन में। आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, आर्गन। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है, अब ये तो लड्डू क्वेश्चन है यार। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, बेटा, मांगी, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, ये होता है ना।
तो अल्कलाइन कौन सा है? पोटेशियम इसमें नहीं आता, कैल्शियम इसमें आता है, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। इतना ये मेरे को तो आता है तुम्हारे लिए वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे का देखो। वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, वेपर डेंसिटी क्या होती है? अपॉन 2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, अपॉन 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 22। ठीक है, ये आइडेंटिफाई द वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। वीक कौन सा होगा? एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl या फिर सोडियम क्लोराइड? वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होंगे। एसिटिक एसिड हमारा वीक होता है, आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 1 में है, हमें सबको पता है ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स है। ठीक है, 17 में हमारी हाइड्रोजन फैमिली, 18 में हमारे नोबल गैसेस है। ठीक है, और 11 हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, 1 2 होता है, और देन 13 से 18 होते हैं, बीच के जो होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर इज ड्राइड बाय। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे ड्राई किया जाता है? ड्राइंग एजेंट पूछा गया है, इसमें अंदर ड्राइंग एजेंट क्या यूज किया जाता है? बताओ, ड्राइंग एजेंट क्या यूज किया जाता है इसके अंदर? हाइड्रोजन क्लोराइड को ड्राई करने के लिए क्या यूज किया जाता है? अभी पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है ये वाला, क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। इस तरह से आपके जो ये हैं, क्या बोलते हैं उसे, MCQs ये खत्म हो गए। अब हम शुरू करते हैं अपने मिक्स क्वेश्चंस को। करो, सबसे पहला फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस रिलीजियस हाइड्रोनियम आयन इज ओनली पॉजिटिव आयन विद डिसॉल्व्ड इन वाटर, कौन कौन होता है? एसिड। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन ओर स्पेशली कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, अब एब्सेंस ऑफ एयर में क्या होता है? कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स, इक्वल शेयर किसमें होते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, अगर पोलर होगा, पोलर में क्या एग्जांपल है? पोलर का एग्जांपल है HCl। HCl में क्या होता है? डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर लेता है पेयर को। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में इस तरह से है, तो इस पेयर को ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके बाद डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके बाद डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एरो जो होता है इसकी तरफ झुक जाता है इस तरह से, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एरो है उस तरह से झुक जाता है। ओके, उसके बाद जो आपका नॉन पोलर है, इसके एग्जांपल जैसे क्लोरीन 2 है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सब इसके एग्जांपल है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, इसमें इक्वल शेयरिंग होती है। उसके बाद एनर्जी रिलीज एंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज एन आयन, मतलब भरा हुआ पेट है, भरे हुए पेट में जबरदस्ती खाना खिला रहे हो तो क्या होगा? एनर्जी इसके लिए क्या होगी? रिक्वायर होगी। भरे हुए पेट में तुम क्या कर रहे हो? एनर्जी रिक्वायर होगी या रिलीज होगी? जल्दी बताओ। एनर्जी ऐड कर रहे हो, क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, यहाँ क्या कर रहे हो? डाल रहे हो, डालने में एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, तो क्या होगा? एक्स नेगेटिव आ जाएगा, एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक है, क्या होती है एनर्जी जो रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो एफिनिटी। भरे हुए पेट में किसी को डाल रहे हो तो क्या होगा? वो चिल्लाएगा कि मत खिलाओ भाई, मत खिलाओ, पेट फट जाएगा मेरा, एनर्जी रिलीज होगी। ये बात याद रखना, ये जो होती है जो है एनर्जी रिलीज जो होती है, और इलेक्ट्रॉन जो आपकी आने से एनर्जी है उसमें क्या करते हैं? हम एनर्जी देते हैं टू रिमूव, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट इन आयनिक स्टेट, ये बताओ। आयंस उन मॉलिक्यूल से बनना जो कि आयनिक स्टेट में नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? आयनाइजेशन, आयनाइज कर देना, क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, टेंडेंसी टू फॉर्म चेन्स
क्या कहते हैं उसे? कैटेनेशन, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रोसेस जिससे सल्फाइड और कॉन्सेंट्रेट होते हैं। सल्फाइड्स और किससे कॉन्सेंट्रेट होते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन से। किससे होते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट, cation that does not form a precipitate with ammonium hydroxide but forms with sodium hydroxide। कौन सा ऐसा cation है? तो कौन सा होगा वो? C2 बकेट। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि चांदी की चम्मच के लिए यूज होता है, क्या होता है? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ठीक है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ठीक है। उसके बाद पार्टिकल जो कि लिक्विड सच एज केरोसिन में होता है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। वीक में क्या होते हैं? आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? सिर्फ आयंस होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COH ग्रुप हो, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड मत कर दें, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद है सॉलिड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ टू गैसेस, वन ऑफ व्हिच इज एसिडिक एंड अदर इज बेसिक इन नेचर। तो एक एसिडिक गैस कौन सी होती है? HCl होती है। दूसरी बेसिक गैस कौन सी होती है? अमोनिया होती है। सॉल्युबल जो एसिड जो सॉलिड बनता है वो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक वाइट कलर का सॉलिड होता है। ओके। कैटलिस्ट यूज इन द कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू इथेन। क्या यूज होता है इथाइन से इथेन बनाने में? बताओ कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है इथाइन से इथेन बनाने में? वैसे तुम्हारे सिलेबस में पूछा तो नहीं गया है कभी एज सच, इतना फ्रिक्वेंट, एक आध बार ही आया है ये क्वेश्चन, पर जो है ना कर लो तुम इसे भी, ये आ चुका है ये पहले। ओके, बताओ भैया इथाइन से इथेन बनाने में क्या यूज होता है? प्लैटिनम, निकल या फिर पैलेडियम, तीनों यूज होते हैं। तुम क्या लिखोगे? प्रेफरेंशियल प्लैटिनम को। ठीक है। और इथाइन से अगर आ जाए इथीन, इस आएगा तो नहीं वैसे, तो लिख लेना लिंडलास कैटलिस्ट। लिंडलास कैटलिस्ट ये होता है इथाइन से इथीन बनाने में। ठीक है, सिलेबस में नहीं, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। रिएक्शन एल्कीन्स अंडरगो, एल्कीन्स कैसे अंडरगो करते हैं? एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बतानी है हमें ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस बतानी है। अब ऑब्जर्वेशन बताना शुरू करना। ठीक है, ये सारी हो गए आपके वन वर्ड्स। अब आती हैं ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन बताना शुरू करेंगे अब। ठीक है कि नहीं? पहले वाली बताओ। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के लिए एक बात याद रखना, मैं पानी पी लूंगा। गर्मी हो गई अब। ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को सल्फर से रिएक्ट किया, क्या ऑब्जर्वेशन होगी? ऑब्जर्वेशन में ना, तो तुम रिएक्शन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि रिएक्शन देना ना देना एक वो है, क्या कहते हैं उसे, ऑप्शनल चीज़ है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो हमारी 5 सेंसेस की होती है। ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। 5 सेंसेस अपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कान, एफरवेसेंस की जो है ना सुनाई दे रही हो, एफरवेसेंस वगैरह। उसके बाद क्या आती है? आईज, कुछ कलर चेंज देख रहा हो, परसिस्टेंट कलर चेंज हो, या तुम्हारे को कुछ प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख रहा हो, आईज की। देन नोज, पंजेंट स्मेल, रोटन एक्स स्मेल, इस तरह की कुछ ऐसी स्मेल आ रही हो। देन आपका सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट में क्या हो गया? आप ऐसी चीज़ें तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है, ये सब।
उसके बाद क्या आता है, स्किन। स्किन पर जैसे नाइट्रिक एसिड गिर जाता है तो स्किन पर क्या कर देता है वो, येलोइश कलर दे देता है नाइट्रिक एसिड स्किन पर, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बना जो है उसके संग रिएक्शन कर देता है ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बना के। तो ये हो गई आपकी स्किन पर रिएक्शन। तो ये जो है ना आपके 5 सेंसेस हैं जो आपके अलर्ट होने चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर सल्फर के संग रिएक्शन करेगी तो कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है, कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अगर ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है तो ये क्या करेगा, ये सल्फर से बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना देता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो सल्फर के संग रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सल्फर अगर रिएक्शन करेगा कॉन्क HNO3 के साथ तो ये क्या दे देगा हमारे को, ये सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, अब NO3 ये है, इससे क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ में आपका पानी हो गया। अब क्योंकि बैलेंस इक्वेशन तो देनी नहीं है तो बैलेंस कर लेना, मैं अभी बैलेंस कर नहीं रहा हूँ, पर देखो इसमें सबसे कैरेक्टरिस्टिक बात क्या है, सल्फर से बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात। साथ में नाइट्रिक एसिड से हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें क्या हो गया, इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया तो खुद का रिडक्शन कर लिया, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए क्या दिखेगा हमारे को, it leads to an evolution of a reddish brown gas along with the formation of an acid. ठीक है, the gas may be the fumes it leads to the formation of a reddish brown fumes, leads to the evolution of a reddish brown fumes along with an formation of an acid. The fumes may be probably of nitrogen dioxide, है ना। और आप इस रिएक्शन को दे सकते हो तो आपको अपना एक नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, रुकना एक मिनट, थोड़ा लाइट का इश्यू है। जब तक थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू रहेगा तब तक हम वो करेंगे, ठीक है ना। मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको पीछे डार्कनेस ना दिखे। नेक्स्ट, ओके, कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया। नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम, इसके बारे में बताना है। कैल्शियम क्लोराइड को अगर एक्सपोज किया जाए एयर में कुछ देर के लिए तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। कैल्शियम क्लोराइड को अगर एयर में एक्सपोज किया जाए कुछ टाइम के लिए तो क्या होगा, किसी को भी एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है उसका, वही कैल्शियम क्लोराइड के साथ होगा। एक्सपोज करते हैं तो क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड के, जल्दी बताओ। और मैं बार बार कह रहा हूँ तुमसे ये वाली बात कि अगर तुम्हारे को ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो ना तुम, तो कहीं ना कहीं समस्या है, क्योंकि ये जो है ना पहले बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और अगर ये नहीं हो पा रहे तुमसे फिर तो बेटा पढ़ने की जरूरत है अभी, बुरी बात। ओके, क्या होगा अगर हम एनहाइड्रस है और कैल्शियम क्लोराइड है, क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है तो नमक ही, एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर, अब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके, ये है वाटर से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा, सो ये OH वोल्टोइस ये बना लेगा। ठीक है, मॉइस्चर आ जाएगा पानी में, मतलब मॉइस्चर आ जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज स्लोली एडेड टू सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। अगर मैं बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में डालूं तो ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है सल्फेट का। अगर बेरियम क्लोराइड को अगर हम डालते हैं सोडियम सल्फेट में तो अगर सल्फेट प्रेजेंट होता है किसी के अंदर तो बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी मिल जाता है हमारे को। और बेरियम सल्फेट का ये जो पीपीटी है ये बता देता है कि प्रेजेंस ऑफ सल्फेट है, जो कि इनसॉल्युबल रहता है एसिड्स के अंदर भी। ठीक है, तो अगर ये आ रहा है तो ये हमारे को बता देता है कि प्रेजेंस है हमारी किसकी, सल्फेट की उस कंपाउंड में। तो ये बात याद रखना कि बेरियम सल्फेट का हमारे को पीपीटी मिल जाता है। ठीक है, सॉलिड पीपीटी मिल जाता है हमारे को, ये पीपीटी है, वाइट पीपीटी मिल जाता है हमारे को, वाइट वाइट पीपीटी होता है ये। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे दिमाग में बिठा के। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, एस्टर एक फ्रूटी स्मेल एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फ्रूटी स्मेल एस्टर का फॉर्म होगा। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH है,
है ना। उसके बाद अगर हम इसे एसिडिक एसिड में डालेंगे तो एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस में लिख देता हूँ यहाँ पे। H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा, एस्टर बनेगा। एस्टर क्या होगा, CH3 COO C2H5। इस तरह से आपको एस्टर का फॉर्मेशन मिलेगा। ये फ्रूटी स्मेल होगी। कैसी स्मेल होगी इसकी, फ्रूटी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन फेरस सल्फेट सोल्यूशन, क्या होगा, आपको डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेगा फेरस हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, डर्टी ग्रीन कैसा मिलेगा, डर्टी ग्रीन। मैंने बार बार कहा है ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट पर डालेंगे, क्या हो जाएगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है उड़ जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा। जो 5 H2O है ना उसके, वो उड़ जाएंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम थायोसल्फेट पर डालेंगे तो क्या होगा, सल्फर मिल जाएगा, येलो मास। नेक्स्ट शुगर क्रिस्टल्स पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, चारिंग हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की, डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी है। सल्फ्यूरिक एसिड पर डालेंगे तो काला काला हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड डालने से चारिंग हो जाएगी, जैसा लगेगा जल गया। अब आ जाओ आईयूपीएसी नेमिंग पर। आईयूपीएसी नेम बताना शुरू कर दो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा ये, क्या है ये है प्रोप। 3 है तो प्रोप, और कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है तो प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब एक आइन है। नेक्स्ट देखो, उन्होंने बस बिछा बिछा के लिखा हुआ है ताकि तुम डर जाओ, पर हम डरने वाले तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है। तुम्हें पता है ये क्या है, बोर्ड वालों को पता हो नहीं पता हो, हमें तो पता है क्या है। बस लिख दो क्या है ये कुछ नहीं है, बस डराने को लिख दिया। CH3 CHO है, क्या है ये, 2 है तो एथ हो गया। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं। और सिंगल कार्बन है तो एथेन 1 अल या एथेनल। नेक्स्ट, और वॉवल होता है तो अगर हमारा ये जो सफिक्स है वो वॉवल से शुरू होता है तो क्या कहते हैं, हम ई को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। मतलब इथेन 1 अल तो ई को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं अगर वॉवल से शुरू होता है तो एथेनॉल अल या इथेनॉल भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 78th क्वेश्चन, थके तो नहीं हो, 78 क्वेश्चन हो गए यहाँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये है, क्या है ये, 4 है तो ब्यूट हो गया। और नंबरिंग करोगे तो ये सिमेट्रिक है। देखो 1 2 3 4, मैं चाहे ऐसे नंबर कर दूं या यहाँ से नंबर कर दूं, दोनों से एक ही है, सिमेट्रिक है। तो मैं लेफ्ट टू राइट नंबर कर देता हूँ। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर है ना डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है और CH3 है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, 4 है। 4 में क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ आइन ग्रुप है, एल्काइन है। कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, ऐसे आते हैं बोर्ड में सवाल, और कल भी तुम्हारे को यही मिलने वाले हैं। नाम क्या लिखवा के रख लो स्टैम्प पेपर पे, कल आओगे तो मुझे बताओगे कि यही क्वेश्चन आए थे ऐसे ही। यहाँ देखो, बिछा बिछा के दे दीजिए तो मतलब तुमने क्या समझ रखा, हम डर जाएंगे। CH3CHO है, क्या है ये, एथेनॉल है। तो मैं क्या है, ऐसा वो है, एथेनॉल है। ठीक है, यहाँ बस क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे 1 अल लगाओ या नहीं लगाओ वो तुम्हारी मर्जी है। और ये अल है ना, तो ये वावल से शुरू हो रहा है तो यहाँ ई नहीं आएगा, इथेनॉल मत लिख देना, इथीन और एल मत लिख देना, ई को स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 12 ग्राम ऑक्सीजन में। मोल से निकाल सकते तुम, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, गैस है तो मतलब 32 होगा। 12/16 करना है, 16 दूनी 32, क्योंकि O2 होगी ना, गैस है। तो तुम इसे क्या कहते हैं, टेबल नहीं आती तुम्हें, 4 का टेबल आता है तो तुम समझदार हो, फिर तो काट दोगे। 4 × 3 12, 4 × 8 32, 3/8 हो जाएंगे। अच्छा चाहे तो तुम पॉइंट्स में निकाल लेना इसे। अप टू 2 ऐसी मसला निकाल के ही आना एग्जाम में, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है, मतलब श्रद्धा तुम्हारी नहीं है, श्रद्धा तो किसी और की होगी। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। देखो भैया, कार्बन जो है हाइड्रोजन है और आपका नाइट्रोजन है, ये 75.9% 92% है, ये आपका 6.32% है, ये आपका 17.76% है। क्या करोगे,
कुछ नहीं करोगे, इसके आप लिखो, इसके एटम्स लिखो। तो इसके कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14। इसका डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड करके क्या आएगा, तुम जैसे तुम करो मैं भी करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैंने करके नहीं रखा है, तुम्हारे साथ ही कर लेता हूँ। 75.92 डिवाइडेड बाय 12, बस मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 6.32, इसका भी 6.32, और इसका कितना हो जाएगा 17.76 डिवाइडेड बाय 14, इसका कितना हो जाएगा, इसका जाएगा 1.26। ठीक है, कुछ नहीं करते, छोटी वाले से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 6.32 से में डिवाइड दो 1.26 का, 6.32 में डिवाइड दो 1.26 का, और 1.26 में डिवाइड दो 1.26 का। क्या आ जाएगा इससे, कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। इसके कितने आ जाएंगे 1, और इसके कितने आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे कितने 5, इसके भी कितने आ जाएंगे 5। तो कितना आ जाएगा ये C5H5N। ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला आने से क्या करेंगे अब हम, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, उसके बाद हमारे को वेपर डेंसिटी दे रखी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला का हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब n क्या है, पहले तो n निकालना पड़ेगा। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी है 39.5। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना होगा, इसका निकाल लो अब, कितना आएगा 12 पंजे 60। हाइड्रोजन का कितना होगा 1 इंटू 5 5, और नाइट्रोजन का कितना होगा 14। ये कितना होगा 65 75 और 79, ये हो गया 79। कितना हो जाएगा ये, देखो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 39.5 डिवाइडेड बाय 79, कितना हो जाएगा ये 79/79, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी यही एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और हमारे को यही निकालना था आंसर में। तो यही आंसर हो जाएगा C5H5N। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, नाइट्रोजन और आपको हाइड्रोजन दे रखा है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, नाइट्रोजन दे रहा, हाइड्रोजन दे रहा। मेरे ख्याल से मुझे मेरे को आंसर नहीं पता, पर आंसर अमोनिया होगा शायद, देखते हैं चेक कर लेते हैं। 82.35% है, ये 17.64% है। ठीक है, 14 और 1 डिवाइड करो, 82.35 को डिवाइड करो 14 से, तो ये करीब 5.8 आएगा। 5.8, ये क्या कितना आ जाएगा 17.64 ही आ जाएगा। क्या करते हैं, छोटे वाले से डिवाइड कर लो, तो 5.8 डिवाइड बाय 5.8, और यहाँ पर 17.64, 17.64 डिवाइडेड बाय 5.8, 5.88 बेसिकली 88 कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा 1, और ये डिवाइड करेंगे अगर हम 5.88 से, तो ये हो जाएगा 3। क्या आ जाएगा NH3। वही मैंने तुम्हें बोला था, देखो आ गया, मैं तो एक गेस किया था बस कि अमोनिया हो सकता है, तो अमोनिया आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि मेरे को नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिख गए, तो मेरे को सबसे पहले दिमाग में अमोनिया ही क्लिक हुआ, है ना। तो बेसिक वो था, मतलब अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, अगर टाइम बचाओ, लास्ट के 1 मिनट बचाओ, और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे होगा क्वेश्चन, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में अमोनिया लिख के आ जाओगे, तो टीचर का दया रही तो 1 नंबर तो दे ही देगी। नेक्स्ट, वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकालना है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में। क्या करेंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन इतना पार्ट है, कितना पार्ट है ये 5 इंटू हाइड्रो, ये होता है 18। अपन टोटल कितना है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 में। टोटल कितना होगा कॉपर सल्फेट का, कितना होगा कैलकुलेट करते जाओ, 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, करो टोटल कितना आएगा, करो ये टोटल करो, 250 के अराउंड आ जाएगा। 250 इंटू 100, किससे काट देंगे 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100, 50 पंजे
250, 5 से 5 कट गया, 18 दूनी 36, 36% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एक्स और वाई का एम्पेरिकल फॉर्मूला XY2 ही है, यानी एक्स का भी XY2 फॉर्मूला है, वाई कंपाउंड है उसका भी XY2 फॉर्मूला है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू इज एम्पेरिकल, इट्स वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। मतलब XY2 एक फॉर्मूला है, कंपाउंड है, और इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट के बराबर है। इससे मुझे क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट होता है 2 × VD, और n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट यानी 2 × VD अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना है, VD के बराबर, तो VD से VD कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। जब n की वैल्यू 2 आ जाएगी तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY2 × 2, ये कितना आ जाएगा X2Y4, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं। एक गैस सिलेंडर है जिसमें 1 किलो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, 1 किलो हाइड्रोजन है उसके अंदर। अगर उसके अंदर 1 किलो हाइड्रोजन गैस है तो वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं। हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हो, 1 किलो को 1000 ग्राम में कन्वर्ट करो, डिवाइड कर दो आप 2 से। ठीक है, उसके बाद ये आ गए आपके 500 मोल्स आ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कितना CO2 सिलेंडर होल्ड कर पाएगा। अगर CO2 है तो वो कितने, तो मोल्स तो उतनी रखने हैं हमें को, 500 मोल्स है, वेट निकालना है। अब इसके लिए CO2 के लिए कितना वो आ जाएगा, 44 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 500 × 44। ठीक है, इतने ग्राम, केजी में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो 1000 करेंगे तो 50 × 2000 यानी आ जाएगा 22 kgs। तो हाइड्रोजन CO2 से 22 गुना ज़्यादा हो जाएगा, वो 1 किलो है तो ये 22 किलो रहेगा। नेक्स्ट है, अगर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के x हैं तो CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोल्स, मोल्स कितने थे 500 × Na, x की वैल्यू दे रखी है मेरे को 500 Na, तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, CO2 के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, CO2 के मोल्स, CO2 के मोल्स, CO2 के मोल्स कितने हैं, कितने मोल्स हैं CO2 के, बताओ। चलो मोल्स लिख देते हैं, मोल्स इनटू Na। ठीक है, अब मोल्स कैसे निकालूंगा CO2 के, बताओ। अगर मैं वैसे निकालूं तो देखो Na की वैल्यू हो जाएगी x/500, और यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मोल्स इंटू Na इंटू x/500। मोल्स क्या होंगे, मोल्स थे इसके 22,000 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था 44 इंटू x/500। तो ये दो से ये दो चले गए, 42 और ये कट गया 22 इंटू 10 टाइम्स, और 22 2 टाइम्स, 2 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया, x ही आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया, x ही आ गया इसका आंसर। तो कुछ गड़बड़ करिए तो बता देना भैया, मुझे तो यही लग रहा है आंसर नहीं होना चाहिए, बाकी तुम देखो और मुझे बताओ। ठीक है, बाकी तुम देखो और बताओ कितना आया है, बताओ। एक्स ही है ना, और भाई एक्स आना भी था, क्यों आना था एक्स, अब ये तो सुन लो। अगर वो पूछ लेता किसके अकॉर्डिंग है, तो ये भैया एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रोस लॉ यही तो कहता है कि सिमिलर टेम्परेचर ऑफ सिमिलर कंडीशंस अगर हो जो है टेम्परेचर प्रेशर की, और इक्वल वॉल्यूम्स हो गैसेस की, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनकी। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। भैया टेम्परेचर प्रेशर बराबर है तो, और क्या कहते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम थोड़ी चेंज करी है मैंने, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहेंगे, ये उसका प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है ये उसका। ठीक है, तो अगर हमारे को ये पता नहीं, अगर हम ये कैलकुलेशन नहीं करते ना, अगर हमारे को डायरेक्ट पूछ लेता वो, तो भी हमारा को आंसर एक्स ही देना था, बिना करे आंसर एक्स था, समझे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
32 ग्राम है, वॉल्यूम 20 लीटर दे रखी है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। जल्दी बता दो कैसे आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जल्दी बताओ जल्दी, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ जल्दी। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? देखो भैया, मास इतना दे रखा है, गैस का मेरे को वो नहीं पता, मुझे ये पता है 20 के बराबर, 20 क्या हो जाएगा 32 बाय क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट इंटू 22.4 लीटर्स, क्योंकि एसटीपी दे रखा है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 32 इंटू 22.4 बटे में 20, 4 इंटू 520, 4 8 32, ये हो जाएगा 8 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 5। कितना आ जाएगा ये? सॉल्व करो, 35 के आसपास आएगा ये, देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 35.84। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सिलेंडर में 12 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं मेरे को ऑक्सीजन गैस के, मास कितना होगा? तो भैया 10 इंटू 10 की पावर 24 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा मोल्स इंटू Na के। तो Na क्या हो जाता है 6 इंटू 10 की पावर 23, कन्वीनियंस के लिए ले लो, 6 ले लो कन्वीनियंस के लिए, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू ये 23 से ये कट जाएगा, 10 बचेगा 10, ये जाएगा 20 मोल्स आ जाएंगे। 20 इज इक्वल्स टू वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा 640 ग्राम। तो ये हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा 640 ग्राम। नेक्स्ट का आंसर देखते हैं, पहले का तो हो जाएगा 640 ग्राम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, उसने बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है मोल्स, मोल्स कितने हैं इसमें, मोल्स कितने आए थे हमारे 20 इंटू मोलर वॉल्यूम 22.4, ये कितनी हो जाएगा, कितने लीटर हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी 44.8, 448 लीटर्स। ठीक है, 89th क्वेश्चन पर आ जाओ अब। 89th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैसियस हाइड्रोकार्बन के 82.76% कार्बन है, बचा हुआ क्या होगा? अब देखो, उसने सिर्फ हाइड्रो इतना कार्बन दे रखा है, तो हमारी को अकल लगानी है कि हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही है उसके अंदर, अब कार्बन और हाइड्रोजन है उसके अंदर, तो बचा हाइड्रोजन होगा। यानी अगर 82.76% अगर इसके अंदर कार्बन है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा बताओ, 100 में से माइनस करके देखो, अगर 100 में से 82.76 जाएगा तो कितना बचेगा 17.24 बचेगा, 6 4 10, 7 10, हाँ इतना ही बचेगा। देन उसके बाद 12 और 1 इसका वो होता है, डिवाइड कर लो, 82.76 डिवाइड बाय 12, 17.24 डिवाइड बाय 1, ये कितना आ जाएगा बताओ, ये 17.24 ही आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, 82.76 को डिवाइड करेंगे अगर 12 से तो कितना आएगा 6.89 के बराबर आ जाएगा, छोटा कौन सा है 6.89, दोनों को डिवाइड कर दो तो इसका एक आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 17.24 को डिवाइड करेंगे अगर हम 6.89 से, तो ये आ जाएगा करीब 2.5 के बराबर आ जाएगा, 2.5 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 2.5 के बराबर आया तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 1 है और ये 2.5 है, अब हमारे को ऐसे तो रह नहीं सकता, तो क्या करो ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ताकि आपको सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाए। ऐसे कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया C2H5, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा 12 टू 24, 24 प्लस 5 29, ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ गया, वेपर डेंसिटी दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में 29 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हो जाएगा 2 इंटू 29। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट 2 इंटू 29 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट जो कि 29 है, 29 से 29 क्रॉस हो गया, n की वैल्यू हो गई 2,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका, अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा C4H10, ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह से आपको पूरी वर्किंग करनी है, तब आके आपको करीब 3 नंबर मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन रहेगा यहाँ मैराथन के, 11 क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम दैट विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। मेरे को क्या निकालना है, कैल्शियम का उतना मास निकालना है जिसमें उतने ही एटम्स हो जितने 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में। तो 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 3.2 अपॉन 32 इंटू एन। ये रहे एटम्स, ये एटम्स है, किसके बराबर रख दो इसे, कैल्शियम में के एटम्स के बराबर रख दो। कैल्शियम में एटम्स कितने होंगे, मास जो मुझे निकालना है पता है, इंटू एन, इसके बराबर रख दो। एन से एन स्ट्राइक ऑफ कर लिया, 3.2 ये इससे 10 बार गया तो ये हो जाएगा 1/10, तो W क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 4। तो मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। नेक्स्ट, अब देखो, अब यहां से हमारे शुरू हो गए जो है आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी लाया हूं साथ में, सब कुछ का पैकेज लाया हूं। देखो तुम्हारे एमसीक्यूज भी करा दिए, ऑब्जर्वेशंस भी करा दी, क्वेश्चंस भी करा दी, हमारे को मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करा दी है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी करा दिया। अब आ गए डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस के बाद लास्ट में हम वो भी कर लेंगे, थोड़े से दूसरे क्वेश्चंस भी हैं वो भी कर लेंगे। आई थिंक मैंने वो डाले हैं इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स डाले हैं शायद, देखते हैं कौन से। देखो 3 सॉल्यूशंस हैं ABC। अब क्वेश्चन में दे देंगे पीएच वैल्यू दे रखी है, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है, ये बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक है। ये कैसी दिख रही है, स्ट्रांगली एसिडिक दिख रही है, और सी कैसी दिख रही है, न्यूट्रल दिख रही है। कौन कह रहा है, कौन किसका इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पे, तो जो न्यूट्रल होगा उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो किसका नहीं होगा, सी का इफेक्ट नहीं होगा। कौन कार्बन डाइऑक्साइड देगा सोडियम कार्बोनेट के साथ। देखो लाइट आ गई ना, वीडियो ऑन कर लो। वो कह रहा है कौन सा जो है वो उसका इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पे, ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, पता, जो एसिड होगा वही देगा ना, एसिड की प्रॉपर्टी होती है। तो एसिडिक कौन है, बी है, और रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, बेस करता है, बेसिक कौन है, ए है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन खतरनाक लगते हैं देखने में और है बहुत आसान। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देख, पीरियोडिक टेबल बना रखी है, तो तुम्हारी पीरियोडिक टेबल से मैं डर जाऊंगा क्या। नंबर 1 ग्रुप है, ग्रुप 2 है, ये आपका 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ये पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4th पीरियड है। ठीक है, एलिमेंट्स भी बता दूं ना, तो एलिमेंट्स भी बता देता हूँ, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में करने की बिल्कुल गलती मत करना इस सब की। हाइड्रोजन ये यहाँ पर है, ये Mg है, ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी पीरियोडिक टेबल भर लो तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो टेबल भर दी मैंने, क्योंकि मेरे पास समय है, वहाँ पे वहाँ समय नहीं है, तो मैं तुम्हारे को वैसे कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा। जैसे विच एलिमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विद जी, जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे है, 17th नंबर पे है, 17th है यानी हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली के संग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, यानी हेलोजन फैमिली में जी जो होगा वो जरूर -1 होगा। मुझे पता है यहाँ से क्लोरीन है, पर ये इतना पता है मेरे को यहाँ से कि -1 रहा होगा जी पे।
तो इलेक्ट्रोवैलेंट कौन बनाएगा? ग्रुप 1 वाला बनाएगा। ग्रुप 1 में क्या होगा? +1 होगा। +1 में ग्रुप 1 में मेरे को क्या दिख रहा है? ए ही दिख रहा है, तो ये होगा ए। हमें एलिमेंट नहीं लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है ए। आयन ऑफ विच एलिमेंट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर कौन जाता है? केटायन जाता है। केटायन कौन जाएगा? किस एलिमेंट का आयन जो होता है वो कैथोड पर जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर? बताओ किसका जाएगा? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ। वैसे तो ना ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आयन ऑफ विच एलिमेंट माइग्रेट्स टुवर्ड्स द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो आयन की बात करें तो ठीक है, हम लिख सकते हैं जो है बी होगा, पर और भी जा सकते हैं, है ना। उसके बाद है विच नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैज अ वैलेंसी 2। नॉन मेटल में वैलेंसी 2 वाला कौन सा है? सी वाले की वैलेंसी, सी वाला तो नॉन मेटल में नहीं आता। डी वाले में वैलेंसी 3 होगी, ई वाले में वैलेंसी होगी 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ई हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है कि नहीं? इसका आंसर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, विच इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी है? एफ है इनर्ट गैस। ठीक है, नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज दे रखी है, बढ़ना शुरू करो। आईयूपीएसी नेम क्या होगा ऑफ द होमोलॉगस सीरीज? ये क्या होती है? ये होती है एल्काइन। ये क्या होता है? एल्केन। बॉन्ड कैसा होता है इसका? डबल, इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका सिंगल बॉन्ड होता है। आईयूपीएसी नेम पहला वाला क्या है? आईयूपीएसी नेम क्या है? इथाइन है, जबकि इस वाले का पहला है मीथेन। बॉन्ड पूछ ले तो बॉन्ड इसमें है आपका सिंगल बॉन्ड, इसमें है ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर है सैचुरेटेड, यहाँ है अनसैचुरेटेड। यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ है एडिशन रिएक्शन। इन्हें कहते हैं पैराफिन्स, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? कुछ नहीं कहते। ऑयलफिन्स होती हैं, एल्कीन्स। इन्हें बस एसिटिलीन्स में आर्टिफिशियल लाइटनिंग में यूज होते हैं, ये वाली बात है। ABCD E है। बताओ, HCl गैस है, लैब प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं? NaCl और H2SO4 लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पर यूज करते हैं हम लोग इन्हें। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाते हैं? NaHSO4 बनता है, और आपका क्या होता है? आपकी HCl बन जाती है। मेथड करेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर को अपवर्ड डिस्प्लेस करके खुद नीचे बैठ जाती है। अमोनियम गैस क्या यूज करते हैं? बताओ, अभी तुम्हें बताना है। हम लोग प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? ये क्या यूज होती है? नाइट्राइड, है ना, N2, है ना। उसके बाद अमोनिया होती है। ड्राइंग एजेंट क्या यूज होता है इसमें? क्विकलाइम। और हम कलेक्ट कैसे करते हैं ये बताओ, बताना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 281, सोडियम की है, एक क्लोरीन की है, ये जो होती है नाइट्रोजन की होती है, ये हाइड्रोजन की होती है। वो बोल रहा है कि कौन से टाइप का बॉन्ड बनता है W और X के बीच में। W और X के बीच में ये +1 होगा और ये -1 होगा। कौन सा बॉन्ड होगा इसके बीच में? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। Y और X के बीच में कौन सा बॉन्ड बॉन्ड होगा? Y और X के बीच में, Y और X इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सॉरी, Y और Z के बीच में, मैंने वही कहा Y और X के बीच में कैसे हो सकता है बॉन्ड? इसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? इसके बीच में होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर स्पेसिफिक बोलो तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसने बोला कौन सा क्या फॉर्मूला होगा कंपाउंड का जो X और Z के बीच में, X और Z के बीच में कुछ बना, यानी जो है X नेगेटिव है और क्या है Z पॉजिटिव है, तो क्या फॉर्मूला क्या होगा? ZX। W और X के बीच में क्या होगा? W और X के बीच में क्या होगा? WX, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब आ गया फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन, जो मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आपको फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पहले आते थे 6-7 साल पहले, अब से क्वेश्चंस बंद हो गए हैं आना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस आ नहीं सकते, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं और आपके लिए करना भी इन्हें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट चलो, यहाँ पर क्या है, ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस को यहाँ से फाउंटेन निकल रहा है, तो हमें पता है कि जब ब्लू लिटमस होती है तो ये हमारा HCl के लिए एक्सपेरिमेंट होता है। क्या प्रूव करने के लिए होता है कि सॉलिबिलिटी होती है, HCl हाईली सॉल्युबल होती है पानी के अंदर। यहाँ से ब्लू लिटमस जेट ट्यूब से जाता है, यहाँ पर हम ड्रॉपर से जो है से ड्रॉपर को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ब्लू सॉल्यूशन है ये यहाँ से राइज कर जाता है। और जबकि यहाँ से फाउंटेन से जो आता है वो यहाँ पर हमारे को रेड स्प्रे दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो है ये एसिडिक गैस है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। यहाँ पर गैस वाई भरी होती है, यानी कौन सी गैस भरी होती है, ये हमारी HCl गैस भरी होती है, जो कि एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए ब्लू को रेड कन्वर्ट कर देती है। अब पढ़ लेते हैं, गैस कौन सी है, HCl है। कौन सी प्रॉपर्टी जो हम कर रहे हैं कि हाईली सॉल्युबल है पानी में। अनदर गैस जिसकी सेम प्रॉपर्टी होती है, अमोनिया की सेम प्रॉपर्टी होती है, और हम इस एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं उसे। बस यहाँ पर उसकी जगह रेड पानी होता है और यहाँ पर ब्लू फाउंटेन आता है, बस इतना फर्क हो जाता है उसमें, वरना हम इससे डिस्प्ले कर सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट को भी। ठीक है, इतनी सी बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, और देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और यहाँ पर इस तरह से टर्मिनल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया या नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, उसने बोला कि विच इलेक्ट्रोड टू योर लेफ्ट और राइट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड व्हाई। अब बात कर रहे हैं, चलो मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा, उसने पूछा ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कौन सा होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, चाहे कोई भी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ये बात याद रख लेना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, बस इतनी बात याद रखना हमेशा। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से बता दूं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले पे यहाँ यहाँ होगी हमारी ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा एनोड हो गया, और यहाँ हो गया, ये हो गया हमारा कैथोड। चाहे तुम ये बैटरी के टर्मिनल से देख के बता लो, पर हमेशा ये कन्वेंशन हमेशा नहीं होता कि एनोड हमेशा लेफ्ट होगा और कैथोड राइट होगा, ये हमेशा के लिए नहीं होता। और ना ही एनोड पॉजिटिव होगा कैथोड नेगेटिव होगा, ये हमेशा होता है। ये सेल टू सेल डिफर करता है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप बोल लो, पर ये अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, बस इतना ये चीज़ हमेशा रहती है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये हमेशा के लिए होती है। तो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाले को ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए ये हमारा एनोड हो गया। सेल रिएक्शन कैसी होगी? कुछ नहीं होगी, कॉपर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2 प्लस बनाएगा, और आपका कॉपर 2 प्लस जो होता है सोल्यूशन में से अंदर से वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर डिपॉजिट कर देगा आपके कैथोड पे, फिर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रोडिफाइनिंग हो जाएगी। ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? एनोड जो इम्प्योरिटी वाला ब्लॉक होता है कॉपर का, वो डिक्रीज होता जाएगा साइज में, और आपका रेडिश ब्राउन कॉपर जो होती है वो थिन ब्लॉक में डिपॉजिट होती जाएगी धीरे धीरे। पर इसमें हुआ क्या कि और जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसका जो ब्लू कलर है वो फीका नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर जैसे जैसे ब्लू कलर कम होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ से आता जाएगा, मतलब जैसे जैसे ये कैथोड को देता जा रहा है अपना ब्लू कलर, वैसे वैसे इसके पास सप्लाई आती जा रही है एनोड की तरफ से। एनोड से आ रहा है, कैथोड से जा रहा है, एनोड से जा रहा है, एनोड से यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन सेम रहती है। चलो भैया अलॉय मैच कर लो, अलॉय मैच कर लो जल्दी जल्दी से, अलॉय मैच करो। ये अलॉय का भी एक क्वेश्चन जानबूझ के डाला गया है ताकि आपको अलॉय की नॉलेज हो जाए कि अलॉय हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो पढ़ने नहीं वाले, तो अलॉय ऐसे ही कर लो, है ना, अलॉय कर लो जल्दी से बिना किसी समय को खराब करे, अलॉय देख लो। हाँ भैया, ड्यूरालुमिन कहाँ यूज होता है? एयरक्राफ्ट की बॉडीज बनाने में। सोल्डर कहाँ यूज होता है? सोल्डर होता है फ्यूज में। स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज होती है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ब्रास का यूज होता है डेकोरेटिव आर्टिकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब हैं 2 क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनाना है, तो देखो नाइट्रोजन इस तरह से होता है, 5 होते हैं इसके पास आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस 5 होते हैं, 1 2 3, 2 यहाँ दे दो, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3, 2 यहाँ रिजर्व। इसे भी अपना पूरा करना है, उसे भी अपना पूरा करना है, क्या करेंगे?
तू मेरे ले ले 3, मैं तेरे ले लेता हूँ 3, तू भी खुश, मैं भी खुश, हम बना लेंगे अपना एक आशियाना। तो इसके पास एक लोन पेयर बच गया, इस पर एक लोन पेयर बच गया। इसके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस वाले के भी पूरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस वाले के भी पूरे। ये भी खुश, ये भी खुश। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाता है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये भी खुश, वो भी खुश। ठीक है, किताब से बनाना, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, और ये हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया। लास्ट को आपका कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए जो है स्ट्रक्चर डाला है अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन में क्या होता है, पहले तो अमोनिया, क्योंकि इसके अंदर चारों तरह के बॉन्ड है ना अमोनियम क्लोराइड में, तो इसके अंदर सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। कोवेलेंट कैसा था, ये था इस तरह से। कैसे, एक इसके साथ शेयर किया, एक यहाँ पर शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पर शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब एक लोन पेयर बचा था इस पे, वो इसने हाइड्रोजन को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो इसका हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये जो यहाँ पे दिया ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये पूरे पर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ से आता है। अगर क्लोराइड आ जाता तो ये जो होता है इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड आ जाते हैं, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तो है, आयनिक बॉन्ड हो जाता है जब क्लोराइड के संग आ जाता है। तो जब भी पूछते हैं कि अमोनियम क्लोराइड में कैसी बॉन्डिंग है, अमोनियम क्लोराइड में तीनों तरह की बॉन्डिंग होती है, ना सिर्फ कोऑर्डिनेट बल्कि कोवेलेंट और आयनिक भी होती है इसके अंदर, ये बात याद रखना। यही थी हमारी आज की मैथ